चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। एक बार जल्दी से है ना कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने इस सेशन को इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है ऑडियो? ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने सेशन को और अपने इस क्लास को, है ना। तो क्लास को शुरू करने से पहले जल्दी से फटाफट है ना 1 मिनट का जो गाइडेंस मैं आप सभी लोगों को देता हूँ उसको दे दूँ, उसके बाद इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैं 1 मिनट का जो गाइडेंस आप सभी लोगों को देता हूँ वो ये है। मैं इसे बार बार इसलिए दोहरा देता हूँ ताकि बिकॉज है ना बहुत सारे बच्चे नए क्लास में ऐड होते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो उन्हें भी ये बात पता लग जानी चाहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, क्लास में मैं जितनी थ्योरी करा रहा हूँ आपको ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा थ्योरी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप है ना सीधे इसके बाद एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और उसमें भी आप सबसे पहले पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए मैंने एक काम किया हुआ है, मेरा यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से। वहाँ पर है ना मैं 2 तरीके से पीवाईक्यू प्रैक्टिस करा रहा हूँ। एक तो कम्युनिटी वाले सेक्शन में मैं क्वेश्चन डालता हूँ, आप उनके आंसर करेंगे तो आपको वही फीलिंग आएगी कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। फिर आप चले जाओ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। उसमें जितनी क्लासेस हैं और आगे भी आए उन सभी को देखना, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ये एमसीक्यूज पीवाईक्यू चाहते हैं तो ये आपको इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहाँ पर आपको सभी एमसीक्यूज की पीडीएफ मिल जाएगी और चैप्टर के टॉपिक के वो भी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर कोई इन दोनों चैनल से नहीं जुड़ पा रहा है तो आप मुझे सीधे व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी पर भी अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर देना, मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। डेट डाल देता हूँ मैं आज के 30 सितंबर 2024 यानी 30 सितंबर 2024 आज की तारीख है। और हमारा जो मुख्य चैप्टर आज की क्लास में स्टार्ट होने जा रहा है बेटा वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हिंदी में भी है ना इसको विंडोज ओएस के नाम से ही बोला जाएगा। इसका कोई हिंदी अनुवाद या हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है। बाकी ऐसा हो सकता है कि आपके किसी एग्जाम के सिलेबस में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऐसा लिखा हुआ मिल जाए। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लिखा हुआ मिल जा रहा है या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ मिल जाए तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली एक कंपनी का नाम है जिसने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है, यानी कि मतलब बनाया है। ठीक। अब देखो इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में ना थोड़ी बहुत जानकारी मैं आप सभी लोगों को दे देता हूं। देखो बेसिकली है ना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है जी, ये नाम है कंपनी का। और इस कंपनी के जो ओनर है यानी कि इसका जो मालिक है वो है बिल गेट्स के नाम से, या बिल गेट्स नाम का व्यक्ति। ये बिल गेट नाम का जो व्यक्ति है ना ये दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में हमेशा शुमार रहता है। और एक तो समय ऐसा चल रहा था कि कई सालों तक ये दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में सबसे टॉप नंबर 1 पे था। किस वजह से? अपनी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी की वजह से ही, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। अब इस माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी ने बेसिकली कौन कौन से सॉफ्टवेयर बना के दिया है इनके ऊपर 1-2 पॉइंट देखते हैं। देखो माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी ने ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दिया हुआ है जिसे डॉस कहते हैं, MS डॉस। इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से बोला जाता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इसने बनाया था 1981 में, यानी कि 1981 में। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब लॉन्च हुआ था ना तो इसकी भी बहुत मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। बहुत सारे लोग है ना डॉस पे ही काम करते थे।
बट ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में ना ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो डॉस ही सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूँ, तो ढेर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो डॉस है ना अपने समय पर एक इम्पॉर्टेंट, एक फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया था। फिर इसके बाद है ना एक और है ना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करके दिया माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी ने, जिसका नाम रखा गया MS विंडोज। अब ये विंडो शब्द का मतलब क्या होता है? विंडो शब्द का मतलब स्क्रीन को ही कहा जाता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जैसे अगर आपके पास कंप्यूटर है और आप अपने कंप्यूटर में ना एक PDF फाइल ओपन करना, तो पीडीएफ फाइल की जो है ना स्क्रीन खुल के आती है वो विंडो कहलाती है। या अगर आप अपने कंप्यूटर में MS वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो जो स्क्रीन खुल के आती है आपके सामने वो विंडो कहलाती है। अगर आप है ना कंप्यूटर में काम करते समय किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो छोटी सी भी है ना एक एक बॉक्स टाइप का बन के आता है जिस पर लिखा आता है कि डू यू वांट टू डिलीट दिस फाइल और नॉट, ओके और कैंसिल, वो भी विंडो कहलाती है। यानी मोटा मोटा ये समझ लो कि आपके कंप्यूटर में हर वो स्क्रीन जो खुल खुल के आ रही हैं उन सभी को विंडो के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नाम दिया गया। समझ में आ गई बात? किसी भी फाइल को ओपन करो, किसी एप्लीकेशन को ओपन करो, किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करो, कुछ भी ओपन करिए, जो स्क्रीन खुलेगी उसे विंडो ही कहा जाएगा। तो इन्होंने नाम दिया विंडोज, इन्होंने नाम दिया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बनाया था इन्होंने 1985 में, 1985 में, और ये भी अपने टाइम का काफी फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया और आज भी फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि एक समय था जब ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना पूरी दुनिया में 95% कंप्यूटर्स में हुआ करता था। जैसे मान के चलते हैं कि 100 कंप्यूटर ऑन है तो उनमें से 95% यानी कि 95 कंप्यूटर में ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता था, लोग काम करते थे। बट फिर धीरे धीरे समय के हिसाब से ना और भी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आते गए और ये परसेंटेज थोड़ा सा अब कम हो गया है, फिर भी इतना कम नहीं हुआ है, 82% पे जाके रुका हुआ है। यानी अगर मान लें कि पूरी दुनिया में 100 कंप्यूटर चल रहे हैं तो उनमें से 82 कंप्यूटर में आज भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाता है। मेरे कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में, इनके, उनके, हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्त, हमारे जान पहचान वाले सभी लोगों के पास अगर कंप्यूटर है तो उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस्तेमाल में लाया जा रहा होगा। चाहे भले ही विंडोज का वर्जन कोई अलग अलग आप इस्तेमाल कर रहे हो, बट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज कर रहे होंगे, है नहीं? तो देख लो कितनी पॉपुलैरिटी है इसकी। बट आप बोलेंगे सर ये इतना फेमस क्यों है? फेमस है अपने इजी यूजर इंटरेक्शन की वजह से। मतलब इसका जो पूरा ये जो बनाया गया ना वो इतना इजी और आसान तरीके से बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं है, यानी कि कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो भी है ना एक काम कर सकता है नॉर्मल तरीके से। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कंप्यूटर का किसी को नॉलेज ही नहीं है वो भी काम कर लेगा, ऐसा तो नहीं कर पाएगा। बट अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तब भी चीज़ों को ओपन करके खोल के देख सकता है कि हाँ कुछ है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके इजी इंटरेक्शन की वजह से, इजी यूजर इंटरफेस, या फिर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली का मतलब जो चीज़ आपको आसानी से यूज करने को मिल रही है, तो इसके यूजर फ्रेंडली इंटरफेस की वजह से है ना ये पूरी दुनिया में आज भी फेमस है। एक पॉइंट और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी ने ना एक और सॉफ्टवेयर बनाया था MS ऑफिस, और ये MS ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर भी बहुत पॉपुलर है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत पॉपुलर है, जो कि हमारा अगला चैप्टर भी होगा। जब ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा तो हम MS ऑफिस को शुरू करेंगे। ठीक है, तो MS ऑफिस नाम का जो सॉफ्टवेयर है इन्होंने ये 1990 में बनाया, 1990 में, 19 नवंबर 1990 को रिलीज किया था। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बट आप ये चीज नोट कर लीजिए कि अगर हम बात करें डॉस की और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की तो ये तो हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों तो क्या हो गए? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये बात आप सभी लोगों को क्लियरली पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से बोला जाता है ना। बट अगर हम बात करें MS ऑफिस की तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है आपको पता ही है कि वो सॉफ्टवेयर जो आपके पर्पस को पूरा करेंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, और वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने का काम करेंगे, मैनेज करने का काम करेंगे,
वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? इज दैट क्लियर और नॉट? नोट कर लिया सभी ने? बाकी देखो, मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से केवल सुनते रहिए और डाउट पूछते रहिए। जिस टेलीग्राम चैनल की मैं क्लास की शुरुआत में जानकारी दे रहा था आपको, यानी कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, वहां पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नाम से कंप्लीट क्लास पीडीएफ एज इट इज आपको मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा कर भी रिवीजन कर सकते हैं। और अगर प्रिंट आउट नहीं निकलवाना हो तो आप उसको मोबाइल में या कंप्यूटर में भी पढ़ सकते हो। बट मैं तो यही बोलूँगा कि नोट्स खुद से बनाने चाहिए, वो ज़्यादा इजीली समझ में आते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है जी, चलो। अब है ना, इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ना शुरू कैसे करें, इसको कैसे समझें और इसके कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हम यहाँ पर ये देखेंगे इसके वर्जन को लेकर। ठीक है, तो अगर सपोज दैट है ना, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि नॉट ए वर्जन ऑफ विंडोज, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आपके कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा वर्जन है? आपके कंप्यूटर में विंडो 8 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है, कौन सी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इनमें से कौन सा वर्जन यानी कि संस्करण नहीं होता है? वर्जन को कहते हैं संस्करण, नहीं होता है, ये बताना है आपको। इनमें से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वर्जन नहीं होता है? अब मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको। पहले ऑप्शन पर लिखा विंडोज 98, बी ऑप्शन पे लिखा है विंडोज 97, सी ऑप्शन पे लिखा है विंडोज 7 और डी ऑप्शन पे लिखा है विंडोज विस्टा। बताओ, अगर एक बहुत बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से कौन सा वर्जन विंडोज का नहीं होता है, तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे सर इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर तो हम तभी दे सकते हैं ना जब हमें पहले से पता हो कि विंडोज के कौन कौन से वर्जन होते हैं, तभी तो दे पाएंगे। बात तो सही कही आपने। तो इसीलिए ना मैंने आप सभी लोगों के लिए हेल्प की है। देखो वो हेल्प ये है, मैंने ना एक पीडीएफ फाइल बनाई है बेटा आप लोगों के लिए, विंडोज वर्जन्स के नाम से, जिसको आपको डाउनलोड भी करना है, अपने पास रखना है कंप्यूटर वाले फोल्डर में, चाहे मोबाइल में चाहे कंप्यूटर में, और चाहे तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी है ना, मैं आपको विंडोज़ वर्जन की है ना जो पीडीएफ जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ वो दिखाता हूँ। ये पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना। अभी है ना, आपको मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन शेयरिंग दिखाई देगा और इस स्क्रीन शेयरिंग में मैं आपको दिखाता हूँ ये फाइल। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछना। पीडीएफ फाइल्स विंडोज वर्जन, देखो जी, आपको मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है? एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दो। ठीक है, तो ये वो पीडीएफ फाइल है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था अभी। तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना अगर आपको निकलवाना है तो जब भी कभी आप है ना कंप्यूटर का रिवीजन कर रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और उसमें भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो, तब आपको है ना ये नाम एक बार जरूर देखना है। ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पर लिस्ट बना दी है, लिस्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑफिस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ये सारे संस्करण हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पता है अलग अलग कैटेगरी के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहली कैटेगरी का नाम है पर्सनल कंप्यूटर वर्जन, मतलब पीसी। आपके और मेरे पास जो कंप्यूटर है इनको पीसी कहा जाता है, तो उसके लिए इन्होंने अलग से वर्जन बना दिए हैं। जैसे विंडोज 1.0 के नाम से, ये सबसे पहला वर्जन था जो इन्होंने 20 नवंबर 1985 में रिलीज किया था। उसके बाद विंडोज 1.02, 1.03, 1.04, 2.03, 2.10, 2.11, 3.0, 3.1, NT 3.1,
अब ये भी पता होना चाहिए हमें कि अगर विंडोज एनटी 3.1 शब्द लिखा हुआ है तो इसमें एनटी शब्द का मीनिंग क्या है ना, इसे न्यू टेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर विंडोज फॉर वर्क ग्रुप 3.11, विंडोज 3.2, विंडोज एनटी 3.5, एनटी 3.51, 95, है ना, एनटी 4.0, 98। अब देखो मैंने बोर्ड पर अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उसमें विंडोज मैंने दो ऑप्शन दिए थे आपको, है ना। वैसे तो चार ऑप्शन थे बट दो ऑप्शन में 98 और 97 ऐसे लिखा था। तो क्या यहाँ पर आपको 97 लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं। तो विंडोज 97 वर्जन नहीं लॉन्च हुआ कभी भी। विंडोज 98 हुआ था, विंडोज 95 हुआ था, इनके बीच में विंडोज एनटी 4.0 भी आया था। फिर विंडोज 2000 के नाम से, फिर विंडोज एमई के नाम से भी आया था। एमई का मतलब था मिलेनियम एडिशन। विंडोज एक्सपी आया था जिसको एक्सपीरियंस कहा गया। फिर विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल X64 एडिशन आया। फिर विंडो विस्टा आया, विंडो 7 आया। विंडो देखो विस्टा भी मैंने ऑप्शन में अभी लिखा था और विंडो 7 भी लिखा था। फिर विंडो 8, फिर विंडो 8.1 आई थी, फिर विंडो 10 और विंडो 11। अभी है ना बेसिकली विंडोज 11 लेटेस्ट में चल रही है, बट आने वाले समय में विंडोज 12 भी जल्दी आने वाली है। ठीक है। अब ये जो मैंने जो शॉर्ट में शब्द लिखे थे, है ना, जैसे एम ई लिखा था तो इसका मतलब होता है मिलेनियम एडिशन। एन टी का मतलब था न्यू टेक्नोलॉजी। एक्सपी का मतलब एक्सपीरियंस होता है। आर टी का मतलब रन टाइम होता है। एस ई का मतलब सर्च इंजन होता है। और सी का मतलब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली बोल देते हैं इसको, या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ों में जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है तो वो सी के नाम से बोला जाता है। अब ऐसे ही मैंने ना आगे देखो मेंशन कर दिया है कि विंडोज़ मोबाइल डिवाइस वर्जन, यानी मोबाइल फ़ोन वगैरह के लिए जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था वो ये थे। आप बोलेंगे सर मोबाइल फ़ोन में भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आता है क्या? देखो अब तो नहीं आता खैर, या शायद ही किसी में आ रहा हो, बट एक समय था जब नोकिया कंपनी ने लॉन्च किया था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अपने फ़ोन के अंदर। लॉन्च करने का मतलब डाल के दिया था, जबकि है तो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही। और ये सबसे बड़ा फेलियर साबित हुआ था नोकिया कंपनी के लिए, क्योंकि उसी के बाद से है ना फिर डाउनफॉल सा शुरू हो गया था और फिर एक तरीके से मार्केट से नोकिया गायब ही हो गया। बट अगर आपको याद है एक समय पे नोकिया 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 ही मार्केट में छाया होता था, है ना। आज की डेट में है ना एप्पल और सैमसंग ये ज़्यादा फेमस हैं। बाकी फिर चाइनीज़ कंपनी आ जाते हैं, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, एम आई, है ना। बट एक समय पर नोकिया का ही साम्राज्य हुआ करता था सभी जगह। बट नोकिया के जब स्मार्टफोन आए, स्मार्टफोन का ज़माना शुरू हुआ था, उसने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, वो सबसे बड़ी भूल थी, लोगों को पसंद नहीं आया था। दूसरी बात, एंड्रॉयड उसी समय लॉन्च हुआ था तो मतलब चल तो पहले से ही रहा था, बट मार्केट में बहुत फेमस हुआ था उस समय एंड्रॉयड, तो लोगों को पसंद आया, तो लोग एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करने लगे और उसी में सैमसंग ने बाजी मार ली। आज नोकिया है ना अगर अपने फ़ोन लॉन्च करता है तो उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही डाल के देता है। यानी एंड्रॉयड आज के समय पर बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एंडी र्यूबिन, उन्होंने बनाया था। और 2005 में गूगल कंपनी को उन्होंने $50 मिलियन यानी $50 मिलियन में बेच दिया था। तब से लेकर गूगल कंपनी ही इस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे के वर्जन या संस्करण को बना रही है या मैनेज कर रही है। समझ में आ रहा है सभी को? तो बेसिकली है ना एंड्रॉयड आज की डेट में सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको हर कंपनी के फ़ोन में मिल जाएगा, केवल एप्पल के छोड़कर। बाकी जितने दुनिया भर की मोबाइल फ़ोन कंपनी है सब अपने फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को ही दे रही हैं। तो ऐसे है ना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के भी मोबाइल डिवाइस वर्जन आए थे, ये नाम थे उनके। फिर विंडोज सर्वर वर्जन, यानी कि सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं। आपको लास्ट क्लास में जब मैंने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था तब मैंने लिखवाया था एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कह दो या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कह दो, एक ही बात है। क्योंकि बेसिकली है ना अगर हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो सर्वर कंप्यूटर पे ही डाले जाते हैं। तो विंडोज़ यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो विंडोज सर्वर वर्जन बनाया है वो ये इस नाम से है, ये भी देख लेना एक बार। ये डिवाइस वर्जन मतलब टैबलेट जैसी डिवाइसेस में जो विंडोज का वर्जन आता है वो इन नाम से आता है। ये एम्बेडेड डिवाइस वर्जन होते हैं। एम्बेडेड डिवाइस समझते हैं? जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब हमारे और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं ना डेली लाइफ के, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बच्चों का कोई खिलौने की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हों, तो उसमें भी विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाएगा। ठीक है।
डुअल स्क्रीन, और फिर इसके बाद कैंसल वर्जन, ये और देख लेना। देखो अभी कुछ समय पहले एक पेपर हुआ था जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा वर्जन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, और पता है मैं उन्होंने कौन सा ऑप्शन लिख के दिया था, कैंसल वर्जन वाला। अब ये कैंसल वर्जन है कैसे हो सकता है भाई, कैंसल वर्जन का मतलब तो नहीं होना चाहिए ना। एक्चुअली हुआ क्या था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये जो कैंसल वर्जन मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये अनाउंसमेंट की थी उन्होंने कि हम विंडोज लॉन्ग हॉर्न के नाम से, विंडोज कायरो, विंडोज नेशविले, विंडोज नेपच्यून, विंडो मोबाइल 7 या फोटोन, या फिर विंडोज ओडेसी के नाम से आने वाले समय में विंडोज का वर्जन लॉन्च करेंगे। बट किन्हीं कारणवश ये वर्जन कभी भी लॉन्च नहीं हो पाए। तो ये नाम भी है ना आप यहाँ पर दिमाग में रखिएगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत सारे वर्जन आपने दिखा दिए, तो इनमें से कितने याद रखें या सारे याद रखें। तो मैं आपको तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, या तीन सजेशन दे रहा हूँ आपको। सजेशन बोलिए तो ज़्यादा सही रहेगा। एक तो आप ये कैंसल वर्जन के नाम भी याद रखना, ठीक है जी। एक तो आप सबसे पहले कैंसल वर्जन के नाम याद रखना, कौन कौन से वर्जन है ना बने थे और फिर कैंसिल हो गए, ठीक है जी। इसके बाद है ना आप याद रखिएगा सर्वर वर्जन, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ गए ये रहे, ये सर्वर वर्जन के नाम एक बार याद कर लेना, जैसे 2003, 2008, 2012, 2016, ये भी पूछ लेते हैं। और एक पीसी वाले याद कर लेना, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के कौन से हैं, इनका सीक्वेंस देख लेना बस, ठीक है जी। चलो बस अब मैं आपके सामने आ जाता हूँ, फिर आगे डिस्कस करते हैं कुछ। बताइए बात समझ में आई है नहीं। तो फाइनली जब हमसे ये पूछा जाए कि नॉट ए वर्जन ऑफ विंडोज, यानी कि विंडोज का इनमें से कौन सा वर्जन या संस्करण नहीं होता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा विंडोज 97 के नाम से। ये आज तक कोई भी वर्जन बनाया नहीं गया है। ये बात समझ में आ गई सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को है ना, मैं आपको बता दूं दो तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। वैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना आपको हर एक एग्जाम में आजकल लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपके सिलेबस में है ना, अगर आपके सिलेबस में ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी लेनी है आपको या पढ़ के आना है, तो भी आप है ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ लीजिए। और अगर आपको है ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से लिख कर दिया है तो पढ़ना ही पढ़ना है। यानी मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए उन सभी लोगों के लिए जिनके सिलेबस में ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द लिखा हुआ आ जाए और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा आ जाए, उनको दो चैप्टर तो पढ़ने ही पढ़ना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर भी और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाला भी पढ़ के जाना है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से मेंशन नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर वाली क्लास आप जरूर पढ़ लेना। क्योंकि सॉफ्टवेयर वाली क्लास में भी लास्ट में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ये स्पेशली हम यहाँ पर बात करेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो फाइनली है ना अब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, डिटेल में। और मैं आपको बता दूं कि इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक तो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से और एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की जो क्लास होगी वो होगा इसका बेसिक पार्ट, यानी कि अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें कॉमन है यहाँ पर, वो सब बातें करेंगे। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का टेक्निकल व्यू क्या है, ठीक है जी। तो आप चाहें तो ये हेडिंग डाल सकते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक व्यू या बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो उसका बुनियादी चीजें क्या है ना, उसमें बुनियादी बातें आपको क्या क्या देखने व सुनने को मिलेंगी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। चलो तो एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स आपको बताते जा रहा हूँ, कोई डाउट हो तो पूछते जाना। देखो सबसे पहले ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होता है इस विम्प नाम के एक शब्द से, WIMP। ये क्या चीज होती है, विम्प नाम के शब्द का अपना एक मीनिंग भी होता है, मतलब हर एक लेटर का अपना एक मीनिंग है। जैसे यहाँ पर P जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बेटा पॉइंटर। तो देखो आपको पता ही है हम जब कंप्यूटर में काम करते हैं या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेंगे तो आपको है ना ज्यादातर केस में माउस पॉइंटर को ही यूज करना होता है नहीं।
हर किसी फाइल को क्लिक करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए आप क्या करेंगे, बार बार माउस का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, माउस पॉइंटर का। खैर वो एक अलग बात है कि आपको कीबोर्ड भी यूज़ करना ही पड़ेगा, बिना कीबोर्ड के तो कंप्यूटर में काम होएगा ही नहीं। टाइपिंग वगैरह करनी होगी, शॉर्टकट की अप्लाई कर सकते हो, बट ज़्यादातर केस में हमने ये नोटिस किया है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको काम करना है तो माउस पॉइंटर का यूज़ करते हुए आप ज़्यादातर कामों को कर सकते हैं, सिंगल क्लिक करके, डबल क्लिक करके, है ना, इस तरीके से। फिर आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ना लिस्ट दिखाई देती हैं कई सारी, है ना, और उन लिस्ट को मेन्यू के नाम से बोला जाता है। वैसे भी जब आप कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर भी तो खाने की एक लिस्ट दिखाई जाती है आपको कि ये देखो हमारे रेस्टोरेंट या होटल में ये वाला खाना मिलता है, आपको इनमें से क्या पसंद है। तो वो उसको लिस्ट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं मेन्यू कार्ड। तो वही मेन्यू शब्द है ना यहाँ पर इस्तेमाल में लाया जाता है, बट ध्यान रखना कि ये मेन्यू शब्द है ना हर किसी लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं, लिस्ट शब्द का यूज़ नहीं करते बस यहाँ, है ना। कोई भी लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाए तो उसे मेन्यू ही कहा जाएगा। फिर इसके बाद है ना आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादातर केस में हर चीज़ के लिए आइकन दिखाई देते हैं। क्या दिखेंगे, आइकन, यानी कि आपको उनका एक शेप या आकृति दिखाई देगी जिससे वो कोई भी फाइल या कोई भी ऑब्जेक्ट पहचाना जाएगा। आइकन का मतलब क्या है यहाँ पर, शेप या आकृति। जैसे अगर मान लो आप कोई फोल्डर बनाते हैं अपने कंप्यूटर में तो उसकी अपनी एक आकृति है, अगर एमएस वर्ड की फाइल बन रही है तो उसकी अपनी एक आकृति है, अगर पीडीएफ फाइल है तो उसकी अपनी एक आकृति है। तो हर वो फाइल जो आप बनाते जा रहे हैं अपने कंप्यूटर में उनकी अपनी अपनी अलग अलग आकृति या शेप होती है, ठीक है ना। उसी को क्या बोल देते हैं, उसी को आइकन के नाम से बोल देते हैं, और आइकन से ही कोई भी ऑब्जेक्ट पहचाना जाता है। और डब्लू जो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है अब आप समझ ही चुके होंगे, यहाँ पर डब्लू का मतलब विंडो शब्द से है, यानी कि एवरी स्क्रीन, जो भी आपको स्क्रीन दिखाई दे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, उस हर स्क्रीन को हम यहाँ क्या बोल देते हैं, विंडो के नाम से बोल देते हैं। समझ में आ गई बात। अभी जस्ट सपोज दैट मैंने एक पीडीएफ फाइल आपको ओपन करके दिखाई थी, तो पीडीएफ फाइल की भी क्या खुली थी, विंडो खुली थी। अगर आप कोई गेम खेलने जा रहे हैं तो गेम की भी विंडो खुलेगी, अगर आप एमएस वर्ड एप्लीकेशन पर काम करने जा रहे हैं तो एमएस वर्ड की भी विंडो खुलेगी। तो हर चीज़ को यहाँ पर, हर स्क्रीन को यहाँ पर विंडो के नाम से बोला जाता है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। समझ में आ गई बात। चलो अब आगे बढ़ेंगे। तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमें एक स्क्रीन दिखाई देती है, और जो स्क्रीन हमें यहाँ दिखाई देगी उसे क्या बोला जाता है, उसे डेस्कटॉप के नाम से बोल देते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही डेस्कटॉप कहा जाएगा, और डेस्कटॉप को बोलेंगे बेसिकली द फर्स्ट विजिबल स्क्रीन, फर्स्ट विजिबल स्क्रीन। हिंदी में कहा जाएगा पहली दिखाई देने वाली, पहली दिखाई देने वाली स्क्रीन। समझ में आ गई बात। यानी कि अगर आप है ना कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपको सबसे पहली जो स्क्रीन आपको कंप्यूटर पे दिखाई देगी, है ना, मॉनिटर स्क्रीन पे जो आपको दिखाई देगी उसको डेस्कटॉप के नाम से बोल दिया जाता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि ये जो डेस्कटॉप आपको दिखता है, यानी कि फर्स्ट विजिबल स्क्रीन आपको जो दिखती है कंप्यूटर में, उस डेस्कटॉप पर आपको है ना बहुत सारे आइकन्स दिखाई देते हैं। आपको क्या दिखाई देंगे, आइकन्स दिखाई देंगे। और वो आइकन्स किस किस चीज़ के हो सकते हैं, आइकन्स दिखाई देते हैं। अब ये आइकन्स है ना, देखो यहाँ पर आपको माई कंप्यूटर का आइकन दिखाई दे जाएगा, जिसको अब विंडोज़ 11 में दिस पीसी कहा जाता है। देखो ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना चेंजेस या बदलाव करती रहती है ना। मान लो अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले कोई नाम था तो आप कुछ और नाम कर देंगे, है ना, या फिर कोई चेंज या बदलाव उन्हें करना है तो वो कर देंगे, कुछ चीज़ को हटा देंगे, कुछ चीज़ जोड़ देंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट नाम की जो कंपनी है वो अपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस या बदलाव करती रहती है। जैसे कि पहले माई कंप्यूटर शब्द आता था डेस्कटॉप पर एक आइकन बन के, जिससे आप अपने कंप्यूटर के अंदर की चीज़ों को देख सकते हैं। अब दिस पीसी लिखा हुआ आता है। इसी तरीके से ना आपको यहाँ पर रिसाइकल बिन का भी आपको यहाँ पर एक आइकन दिखाई देगा। और ये रिसाइकल बिन आपको पता है डिलीटेड फाइल वाली जगह को कहा जाता है, यानी कि अगर आप फाइलों को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, वो फाइल आपकी रिसाइकल बिन में चली जाएंगी। रिसाइकल बिन से है ना इंपॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा होता है, परमानेंट रिसाइकल बिन, परमानेंट डिलीट फाइल वाला, और फिर आगे भी फाइल रिकवरी वाला भी। तो वो मैं आप आगे बताऊंगा कि अगर कोई फाइल डिलीट करते हैं तो यहाँ जाती है, परमानेंट डिलीट करते हैं तो कहाँ जाती है, और फिर फाइल रिकवरी भी हो सकती है नहीं,
अभी आगे देखेंगे, पहले ये देख लो। तो सबसे पहले ना, जैसे ही आपको डेस्कटॉप दिखाई देगा तो वहाँ पर आइकन्स दिखाई देंगे, जिसमें माई कंप्यूटर रिसाइकल बिन का तो होगा ही, बाकी कुछ और एप्लीकेशन के आपको आइकन्स दिख सकते हैं, एप्लीकेशंस के, या फिर किसी फोल्डर का आइकन आपको दिख सकता है, या फिर किसी फाइल का आइकन भी आपको दिख सकता है, एक्सेट्रा, यानी इत्यादि, है ना। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर आपको पता ही होगा, फाइलों को रखे जाने का एक स्थान, यानी आपकी कोई भी फाइल हो उसे अगर आप एक जगह पर एकत्र करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए फोल्डर बना लेते हैं पहले। एक वेल मैनेजमेंट कह सकते हैं आप, है ना, एक अच्छे तरीके से प्रबंधन करना फाइलों का। जैसे मेरे कंप्यूटर में ढेर सारी फोटोग्राफ्स हैं, तो उन सारी फोटोग्राफ को मैं एक फोल्डर बना के उसके अंदर रख दूंगा, ताकि मेरे को याद रहे कि इस वाले फोल्डर के अंदर मेरी सारी फोटोग्राफ वाली फाइलें हैं। तो एक पेपर में पूछ लिया था कि व्हाट इज नहीं, ऐसे पूछा था कि कलेक्शन ऑफ फाइल को क्या कहा जाता है। एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन पूछा गया, कलेक्शन ऑफ फाइल्स को क्या कहते हैं, तो बेटा इसका सही आंसर दिया था फोल्डर। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन डेटाबेस से संबंधित भी है, जब हम आगे की क्लासेस में डेटाबेस पढ़ेंगे तब हमें वहां पर ये दोबारा क्वेश्चन सेम मिलेगा, कलेक्शन ऑफ फाइल्स, बट वहां पर कलेक्शन ऑफ फाइल्स का आंसर वहां टेबल होता है, नहीं डेटाबेस होता है, माफ कीजिएगा। जब हम डेटाबेस वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आपको बताऊंगा कि अगर डेटाबेस से संबंधित ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कलेक्शन ऑफ फाइल को क्या कहते हैं, तो वहां आंसर डेटाबेस होता है। ठीक है, यहाँ अगर नॉर्मल कंप्यूटर के केस में कह रहे हैं तो इसका आंसर फोल्डर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो फाइनली हमें ये समझ में आ गया कि जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो सबसे पहला तो शब्द ये यूज होता है, विम्प। ठीक है, और दूसरा सबसे पहली स्क्रीन हमें दिखाई देगी जिसको डेस्कटॉप के नाम से बोला जाता है। अब हमें ना इसी डेस्कटॉप में नीचे की तरफ एक मोटी सी पट्टी भी दिखाई देती है, अगर आपने नोटिस किया हो, हमें नीचे की तरफ एक मोटी सी पट्टी दिखाई देती है, अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। उस मोटी सी पट्टी को क्या कहते हैं? उसको टास्क बार के नाम से बोला जाता है। क्या बोलते हैं? टास्क बार बोल देते हैं उसको। ठीक है जी, अब आप इसे ऐसे समझ लो, जैसे ये आपने अपना कंप्यूटर ओपन किया, ठीक है, और यहाँ पर आपको सबसे पहली स्क्रीन दिखाई दे रही है, उसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। तो ऐसे नीचे की तरफ आपको जो मोटी सी पट्टी दिख रही है, इसी को बेसिकली टास्क बार के नाम से बोला जाता है। अब इस टास्क बार का बेसिकली मतलब क्या है? देखो, जितनी भी है ना आप एप्लीकेशंस ओपन करते जा रहे हो, जैसे आपको एमएस वर्ड पर काम करना है तो एमएस वर्ड एप्लीकेशन ओपन कर ली, है ना। अगर आपको पीडीएफ फाइल बनानी है या पीडीएफ फाइल पे काम करना है, देखनी है, तो पीडीएफ फाइल ओपन कर ली। आपको एक्सेल ओपन कर लिया आपने, पावर पॉइंट ओपन कर लिया आपने, कोई मूवी या गेम ओपन कर लिया। तो जितने भी ओपनड एप्लीकेशन या फाइल होती हैं, वो उनके आइकन आपको है ना यहाँ पर टास्क बार में दिखाई देते जाएंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट कि रिसेंटली ओपनड फाइल्स एंड एप्लीकेशंस आर शोन इन या ऑन टास्क बार। समझ में आ गई बात? तो अगर आपसे है ना एग्जाम में कभी ये पूछ लिया जाए कि बताइए कि जितनी भी एप्लीकेशन या फाइलों को आप ओपन करते हैं, उन वो सभी आपको कहाँ दिखाई देती हैं, तो आपको नीचे टास्क बार में दिखाई देंगे। हिंदी में लिख लो, रिसेंटली ओपन, है ना, यानी अभी ओपन की गई, ओपन का मतलब खोली गई, है ना, तो अभी ओपन की गई फाइल या फाइल व एप्लीकेशंस। देखो, कुछ शब्द ऐसे हैं ना जिनका हिंदी मीनिंग होता ही नहीं है, जैसे एप्लीकेशन को है ना हिंदी में भी एप्लीकेशन ही कहा जाएगा, इंग्लिश में भी एप्लीकेशन ही कहा जाएगा। कंप्यूटर की जो ज्यादातर टर्मिनोलॉजी या शब्दावली है ना, वो दोनों में सेम ही होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। तो अभी ओपन की गई फाइल व एप्लीकेशंस के आइकन्स आपको कहाँ दिखाई देंगे? ठीक है, या बस ऐसे लिख लो, अभी ओपन की गई फाइल व एप्लीकेशंस टास्क बार में दिखाई देती हैं, टास्क बार में दिखाई देती है। बताइए, बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये है टास्क बार का फंडा। एक चीज और, जब आप टास्क बार को देख रहे होंगे
तो यहीं आपको है ना, देखो पहले तो एक सिंबल आता था इस तरीके से, इसको विंडो वाला सिंबल कहते हैं, बट अभी है ना ये सिंबल कुछ इस तरीके से आ रहा है, ऐसे चौकोर सा ऐसे बन के आ रहा है विंडोज 11 वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में। यहाँ ये आ रहा था विंडोज 10 तक, और ये सिंबल दे दिया है विंडोज 11 में। इसको बेसिकली स्टार्ट मेन्यू आइकन कहा जाता है, या स्टार्ट मेन्यू बटन कह दीजिए। ये आपको कहाँ दिखाई देगा, ये आपको टास्क बार में दिखाई देता है, और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वैसे या तो आप माउस से यहाँ पर क्लिक कर दो, और अगर माउस से क्लिक नहीं करना तो कीबोर्ड पर विंडो वाली एक की भी बनी होती है, देखा आपने ऐसी की बनी होती है, उसको दबाने से भी यही एक्टिवेट हो जाता है स्टार्ट मेन्यू। और जब आपसे पूछा जाए कि स्टार्ट मेन्यू का मतलब क्या है, तो हम यहाँ बोलेंगे दैट इज ऑल प्रोग्राम्स। पहले विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम तक ऑल प्रोग्राम शब्द आता था, अभी विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पर ऑल एप्स लिखा हुआ आता है अब। तो बस ये लिख लीजिए ऑल प्रोग्राम्स की लिस्ट आपको कहाँ दिखाई दे जाएगी, आपको स्टार्ट मेन्यू के अंदर दिख जाती है। मतलब आपने अपने कंप्यूटर के अंदर है ना कौन कौन से सॉफ्टवेयर, कौन कौन सी एप्लीकेशन, क्या क्या चीज़ें डाली हैं, वो सब है ना आपको यहाँ पर लिस्ट के तौर पर दिखाई दे जाएगी। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने अपने कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट डाल रखा है, कोई पीडीएफ फाइल को ओपन करने का पीडीएफ रीडर डाल रखा है, मैंने एक एंटीवायरस भी डाल रखा है अपने कंप्यूटर में, तो ये सब चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट मेन्यू के अंदर जाके ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है जी, नोट कर लीजिए। अब एक पॉइंट और आता है कि ये जो पूरा एरिया है ना, इसमें यहाँ तो आपको मिल जाएगा ये स्टार्ट मेन्यू बटन, फिर यहाँ पर है ना जो फाइलों को ओपन करते आ रहे हैं वो आपको दिखेंगे, बट साइड में एक छोटा सा एरिया और भी होता है। उस छोटे से एरिया में आपको कई सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि आप है ना डेट और टाइम देखना चाहते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन सिंबल देखना चाहते हैं, आप है ना पेन ड्राइव लगा रहे हैं तो वो यूएसबी का ऑप्शन देखना चाहते हैं, है ना, वाईफाई का, ब्लूटूथ का सिंबल देखना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें ना आपको इस वाले एरिया में देखने को मिलेंगी। तो क्या इस पर्टिकुलर से छोटे से एरिया को भी कोई नाम दिया जाता है, तो आंसर है जी हाँ, इसको नोटिफिकेशन एरिया कह दिया जाता है। अब सुनिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है। कुछ दिनों पहले, कुछ समय पहले एक पेपर हुआ जहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट और टाइम देखना चाहते हैं तो ये आपको कहां पर दिखाई देगा। अब सुनिए जरा, पूरी की पूरी लाइन या पट्टी को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं टास्क बार। ये नोटिफिकेशन एरिया वाली जो पोर्शन है ना, ये भी टास्क बार ही कहलाता है पूरा का पूरा, बट टास्क बार के अंदर ही है ना राइट वाला जो सेक्शन है राइट साइड में, उसको नोटिफिकेशन एरिया भी कह देते हैं। तो ऑप्शन में नोटिफिकेशन एरिया ही लिखा हुआ आया था, वही सही आंसर था। तो इसलिए ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, दैट इज नोटिफिकेशन एरिया। ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। आपको यहाँ क्या क्या दिखाई देगा, आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको यहीं पर है ना वॉल्यूम का ऑप्शन भी दिखाई देता है, आवाज़ का, यहीं आपको है ना ब्लूटूथ का सिंबल भी दिखाई देगा, यहीं आपको वाईफाई का सिंबल दिखाई देगा, यहीं आपको ईथरनेट का सिंबल भी दिखाई देगा। अब ईथरनेट क्या चीज़ होती है, ईथरनेट होता है बेसिकली वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क, ये ध्यान रखना, यानी कि तार से बनाया गया लोकल एरिया नेटवर्क को हम दूसरे शब्दों में ईथरनेट के नाम से भी बोल देते हैं। हिंदी में भी इसको ईथरनेट ही लिखा जाता है। देखो ये जो पॉइंट्स है ना मैं साइड में नोट करता हूँ, साइड में लिखता हूँ, वो भी आप अपने नोटबुक में कहीं ना कहीं साइड में लिखते जाना, ठीक है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो है ना आपको वाईफाई का सिंबल, ब्लूटूथ का सिंबल, ईथरनेट का सिंबल, है ना, ये सब है ना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई एक्सटर्नल डिवाइस, यानी कि बाहर से कोई डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, तो उसको उसके कनेक्शन का सिंबल भी है ना आपको यहीं दिखाई दे जाएगा। जैसे पेन ड्राइव कनेक्ट कर रहे हो तो पेन ड्राइव का सिंबल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब समझ में आ गया। तो बेसिकली अगर बेसिकली हम टास्क बार की बात करें तो एक बार रिवाइज कर लो कि सबसे पहली बात तो हमें टास्क बार में जितनी भी एप्लीकेशन हम खोलते हैं रिसेंटली, उनके आइकन्स दिखाई देते हैं। तो इस टास्क बार में हमको स्टार्ट मेन्यू आइकन भी दिखाई देता है, और टास्क बार के राइट साइड में हमको नोटिफिकेशन एरिया भी दिखाई देता है। नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछिए।
समझ आ गया? अभी आप पहले ना इनके थ्योरेटिकल पॉइंट्स को लिख लो और जान लो, और डाउट हो तो पूछ लो। अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मौजूद है। ठीक है? क्योंकि बात यह ना कि प्रैक्टिकली चीज़ों को अगर हम देख लें तो कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं, बट उनके जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल, तो आधे से ज़्यादा बच्चे आंसर दे नहीं पाते, क्योंकि समझ ही नहीं पाते थ्योरी में उनको क्या बोला जाता है। समझ में आ गया सभी को? चलो, तो फाइनली है ना, हमने अपने कंप्यूटर को ओपन कर लिया है, और हमें सबसे पहली स्क्रीन दिख रही है, नीचे टास्क बार दिख रहा है, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। अब हम जाएंगे कंप्यूटर के अंदर। तो जैसे हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करना चाहते हैं तो हमें एक ऑप्शन दिया जाता है जिसे फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाइल एक्सप्लोरर, जिसको अभी तो है ना विंडोज 11 में फाइल एक्सप्लोरर कहा जाता है, पहले इसको विंडो एक्सप्लोरर भी बोलते थे, विंडोज एक्सप्लोरर। ये क्या चीज़ है भाई? और क्या इसकी अपनी कोई शॉर्टकट की भी होती है? तो मैं आपको बता दूं, इसकी अपनी शॉर्टकट की भी है। आप विंडो वाली की के साथ है ना ई दबा सकते हैं। आप कीबोर्ड से विंडो वाली की दबाओ, फिर उसके बाद ई दबा दो, तो आपके कंप्यूटर का फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर खुल के आ जाएगा। एक बच्चे का कमेंट आया सर, बीटी क्या होता है? बीटी का मतलब ब्लूटूथ। अगर आपके कंप्यूटर में ब्लूटूथ है पहले से, है ना, तो उसका सिंबल भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर ये विंडो के साथ ई वाली जो शॉर्टकट की है, ये मतलब ये अकेली एक शॉर्टकट की है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में या और भी हैं? तो बेटा मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए एक काम और किया हुआ है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की शॉर्टकट की पीडीएफ भी बना दी है मैंने। आप विंडोज शॉर्टकट कीज, इसकी मैंने पीडीएफ फाइल बनाई है आप लोगों की हेल्प के लिए। ठीक है, ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर लेना, और चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, एक एक काम और बता दूं मैं आपको एक बात, कि इस पीडीएफ फाइल में ना जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं उनको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है। वैसे तो सारी लिख दी है मैंने, पर जो इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट कर दिया है। तो जिन पे हाईलाइटर हो रहा हो येलो कलर से, पीले रंग से, केवल उनको पढ़ लेना पहले। ठीक है, फिर वो आपके समय के ऊपर है, बहुत ज़्यादा समय है आपके पास तो बाकी भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो जो हाईलाइट की हुई शॉर्टकट कीज़ है उनको पहले पढ़ लेना। और किसी भी एक सिंगल शॉर्टकट की को समझने में दिक्कत आए, आप मेरे से क्लास में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आप पूछेंगे तो जितना जल्दी होगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पूरे दिन भर है ना 10-12 घंटे क्लास लेने के बाद है ना फिर हमारे को टाइम नहीं मिल पाता है कि हम व्हाट्सएप भी ढंग से देख पाए। ठीक है, तो जितना जल्दी होगा रिप्लाई कर दूंगा, वरना हर क्लास के लास्ट में मैं आपको समय देता ही हूँ डाउट पूछने के लिए, तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। वैसे आ जाएंगी समझ में, इजी भाषा में लिखा है मैंने सब कुछ। तो जिस तरीके से ये शॉर्टकट की है ना, विंडो के साथ ई दबाने से क्या ओपन होता है, ये सब वहाँ लिखी हुई है। ठीक है, चलो, तो फाइनली है ना हम ये देखते हैं कि विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर का बेसिकली मतलब क्या है। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही आप है ना फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे, एक तो तरीका है शॉर्टकट की का, दूसरा तरीका कि ये जो टास्क बार होता है ना नीचे, अभी मैंने दिखाया बताया था, उस टास्क बार में भी है ना ये बटन बन के आता है एक, है ना, या आइकन बन के आता है फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने का, वहां भी दे रखा होता है। आप लिखना चाहें तो लिख लेना। ठीक है, ये जो अभी मैंने लिखवाया था टास्क बार वाला पॉइंट, उसमें लिख लेना फाइल एक्सप्लोरर का भी आइकन वहां पर दिखाई देता है। अब इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आपके कंप्यूटर की सारी फाइल्स, ये शब्द यहां पर लिख सकते हैं ऑल फाइल्स। फाइल एक्सप्लोरर के अंदर बेसिकली आपको अपने कंप्यूटर की सारी जितनी भी फाइलें हैं, यानी कि ऑल फाइल्स कॉमा फोल्डर्स कॉमा माई कंप्यूटर भी, ये भी आपको है ना इसी के अंदर ही दिखाई देता है। ठीक है, माई कंप्यूटर, या फिर इसको जैसे कि मैंने बताया विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में दिस पीसी के नाम से बोल दिया जाता है। ठीक है, इसी के साथ है ना यहाँ पर आपको डेस्कटॉप का भी ऑप्शन दे देगा, मतलब कि अगर आप डेस्कटॉप पे जो चीज़ें रखी हुई हैं वो देखना चाहते हैं, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर के अंदर ही है ना आपको दिखा दिया जाएगा बेसिकली। मैं आपको बता दूं कि एक है ना विंडो खुल के आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये कहलाती है फाइल एक्सप्लोरर। मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में फाइल एक्सप्लोरर। अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आपको सारी चीज़ें दिखा दी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर है ना आपने जो रिसेंटली फाइल ओपन की है वो भी दिखा दी जाती हैं अब। ठीक है, और यहाँ बेसिकली है ना एक आपको साइड में पैनल दिखाई देगा, और इस पैनल में भी है ना आपको बहुत सारे टूल्स एंड कमांड्स दिखाई देंगे,
चीज़ों को ओपन करने के। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि डेस्कटॉप अगर आपको ओपन करना है तो यहाँ से डेस्कटॉप ओपन कर सकते हो। यहीं से है ना आप अपने कंप्यूटर की माई पिक्चर्स को ओपन कर सकते हो। ये क्या होता है माई पिक्चर्स? ये माई पिक्चर्स है ना बेसिकली आपके कंप्यूटर के बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फोल्डर्स होते हैं। जैसे अगर आपके कंप्यूटर में कोई फ़ोटो बनी है, कोई फ़ोटो बनाई है आपने और आपने उसको जगह नहीं बताई कि ये फ़ोटो कहाँ पर सेव होगी, तो ऑटोमेटिकली है ना वो माई पिक्चर्स के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट ये लिख सकते हैं आप अभी से, नहीं तो मैं आगे लिखवा देता कि हमारे कंप्यूटर के अंदर है ना या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले से ही है ना कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स भी होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट शब्द का मतलब समझते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है स्वतः ही, यानी कि वो चीज़ें जो पहले से अपने आप से आपको मिल रही हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। तो हमारे कंप्यूटर में ना या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स मौजूद होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए माई पिक्चर्स नाम का एक फोल्डर, ये आपको बनाना नहीं है, पहले से मिलेगा आपको। तो आपके कंप्यूटर में अगर कोई फोटोग्राफ बनती है और उसका उसका पाथ अगर आप सेट नहीं करते हैं या आप उसकी लोकेशन नहीं बताते कि ये फाइल कहाँ पर सेव होगी, तो अपने आप यहाँ चली जाएगी। ऐसी अगर आपने अपने कंप्यूटर में कोई ऑडियो फाइल बनाई है तो वो माई ऑडियो में चली जाएगी। अगर ऐसी कोई वीडियो बना रहे हो आप तो माई वीडियोज़ में चली जाएगी। ऐसी अगर आप कोई डॉक्यूमेंट या दस्तावेज बनाते हैं तो माई डॉक्यूमेंट में चला जाएगा। और अगर आप कोई इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो माई डाउनलोड्स नाम के फोल्डर में चली जाएगी। ठीक है जी। अब बेसिकली विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें जो लेटेस्ट में चल रहा है, वहाँ पर माई पिक्चर्स की जगह ना इमेजेस लिखा हुआ आता है। अब मैंने बताया ना कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी टाइम टू टाइम पर चेंजेस बदलाव करती रहती है, तो अब इमेजेस लिखा आता है। ऑडियो की जगह माई ऑडियो की जगह ऑडियो लिखा आता है। माई वीडियो की जगह वीडियोस लिखा आता है। माई डॉक्यूमेंट की जगह अब डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ आता है। और माई डाउनलोड की जगह अब डाउनलोड्स लिखा हुआ आता है। यानी कि माई शब्द को इन्होंने हटा दिया है। तो ये सारे जितने भी फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ फाइल, यानी जहां पर फाइलों को इकट्ठा करके रखा जाता है। तो ये अपने आप ही है ना फोल्डर आपको दिखाई देंगे जो कि हमारे कंप्यूटर में पहले से मौजूद होते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर दिखते हैं। समझ में आ गई बात? तो आपको है ना अब ये माई पिक्चर केवल शब्द लिखें, फिर उसके बाद माई ऑडियो, माई वीडियो, माई डॉक्यूमेंट, माई डाउनलोड, ये सारे शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप यहाँ लिख लो कि बाई डिफॉल्ट फोल्डर्स, यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखने वाले या आने वाले पहले से ही स्वतः ही आने वाले जो फोल्डर्स हैं वो भी आपको फाइल एक्सप्लोरर के अंदर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दिखा दिए जाते हैं। अब समझ में आ गई बात? और रिसेंटली, ये भी लिख लो, रिसेंटली ओपन्ड फाइल्स, ये भी आपको है ना फाइल एक्सप्लोरर के अंदर दिखा दी जाएंगी। तो मोटा मोटी बात है ना यहाँ पर हमें ये समझ में आ गई यहाँ पर, है ना, कि अगर हम है ना विंडोज़ एक्सप्लोरर, अगर हम है ना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें विंडोज़ एक्सप्लोरर जो कि पहला शब्द यूज़ किया जाता था, अभी फाइल एक्सप्लोरर का यूज़ करते हैं शब्द का। तो इसमें सारी चीज़ें ओवरऑल दिख जाती हैं आपको। आपको है ना यहाँ पर मतलब ऑल फाइल, जितनी फाइल हैं वो भी यहाँ पर दिख रही हैं, फोल्डर भी दिख रहे हैं, माई कंप्यूटर भी दिख रहा है, डेस्कटॉप भी दिख रहा है, बाई डिफ़ॉल्ट फोल्डर, रिसेंटली फाइल ओपन, सब दिख जाता है एक ही जगह पर। ठीक है जी, नोट कर लीजिए। अब इतनी सारी जब चीज़ें आपको दिखती है ना तो आप किसी पे भी क्लिक करके, किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि हम है ना यहाँ पर माई कंप्यूटर में ओपन करना चाहते हैं, दिस पीसी को ओपन करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर दिया। ये ऑप्शन भी कहाँ दिख रहा होता है? यहाँ दिख रहा होता है लेफ्ट हैंड साइड में। तो जैसे ही है ना आप इस दिस पीसी या माई कंप्यूटर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके अब कंप्यूटर के अंदर की चीज़ें दिखाई जाएंगी। क्या अंदर की चीज़ें दिखती हैं बताता हूँ। पहले नोट कीजिए, माई कंप्यूटर, जिसको विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कहा जाता है? दिस पीसी के नाम से बोलते हैं। तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर की या माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ड्राइव्स दिखाई जाती हैं। क्या दिखाई देंगे? ड्राइव्स। जैसे यहाँ सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव और एफ ड्राइव्स। तो ये ड्राइव्स है ना आपको बनी हुई दिखाई देती हैं। आपको याद है कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको हार्ड डिस्क पढ़ाई थी, याद है? हार्ड डिस्क कह दो या मैग्नेटिक डिस्क कह दो, और उस केस में मैंने आपको बताया था कि हार्ड डिस्क के पार्टीशन
जो ट्रैक और सेक्टर के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि हार्ड डिस्क की जगह मैग्नेटिक डिस्क शब्द इस्तेमाल कर लो, कि मैग्नेटिक डिस्क के जो पार्टीशन आपको ट्रैक और सेक्टर की फॉर्म में दिखाई देते हैं वो रियल में हमें कंप्यूटर में यहाँ इस फॉर्म में दिखते हैं। मतलब हमारे कंप्यूटर में जो मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर लगी हुई, उसमें ट्रैक और सेक्टर का कॉन्सेप्ट है, तो वो ट्रैक और सेक्टर का बनना, वो चीज़ यहाँ दिख रही होती है इस फॉर्म में, ड्राइव्स की फॉर्म में। समझ में आ गई, CDEF ड्राइव्स। चलो अब एक पॉइंट यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहला कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ करता है 4 पार्टीशंस के, केवल अलाउज ओनली 4 पार्टीशन, यानी कि 4 पार्टीशन ही कर सकते हैं आप केवल। यानी कि आप अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के, ठीक है, कितने विभाजन कर सकते हैं, केवल 4। आप बोलेंगे सर हमने तो किसी किसी कंप्यूटर में ये 4 से ज़्यादा भी देखे हैं, किसी में CDEF के आगे भी होते हैं। तो बेटा अगर किसी ने ना ये ज़्यादा पार्टीशन कर रखे हैं तो इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया होगा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से हटके होगा, क्योंकि विंडोज़ अलाउ यही करता है कि 4 पार्टीशन कर लो बस। ये उसी तरीके से है कि किसी प्लॉट में, कोई ज़मीन है, कोई प्लॉट है, उसमें मान लीजिए 4 घर बनाए जा सकते हैं। कोई बड़ी सी ज़मीन है, उस पर 4 घर बन रहे हैं छोटे छोटे, है ना, कोई खेत टाइप का समझ लो, उस पर 4 घर बना लिए हैं 4 भाइयों के लिए। तो उनके जो पिताजी हैं, है ना, वो तो यही कह रहे हैं कि तुम 4 भाई हो तो 4 घर बना लो इस पूरी जमीन में, है ना। पर अचानक से कोई उनका रिश्तेदार आए और उनको ज्ञान की बातें देने लगे कि यार कोई तुम भी तो अपने लिए कोई घर बना लो, है, चारों लड़के तुम्हारे अगर कहें कि हम तो है ना इन अलग अलग घर में रहेंगे और कोई तुम्हें रखने को तैयार ना हो तो तुम कहाँ रहोगे, तुम भी अपना घर बनाओ इस जमीन पे, ऐसा डिवाइडेशन करो। यानी कि वो 4 परमिशन मिल रही थी 4 डिवाइड करने की, 4 घर बनाने की, अब एक 5वें की कोई सजेशन दे रहा है और आपने बना भी दिया फिर, तो वो कोई अलग से आया था जिसने ये परमिशन दी होगी। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मैक्सिमम 4 पार्टीशन करने की परमिशन देता है। अगर इससे ज़्यादा आप पार्टीशन देखते हैं तो वो किसी अलग से सॉफ्टवेयर की मदद से बनाए गए होंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब जनरली हमने ये नोटिस किया है कि जो C ड्राइव होती है, यानी कि सबसे पहली ड्राइव, इस ड्राइव में ही ऑपरेटिंग सिस्टम को डाला जाता है। हमने अक्सर कहते हुए भी सुना होगा लोगों को कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम C ड्राइव में है, सुना है। तो जो सबसे पहली वाली ड्राइव है इसी में ही ऑपरेटिंग सिस्टम को डाला जाता है जनरली। एक बात और दिमाग में आ सकती है कि जो ड्राइव लेटर्स हैं वो C से ही क्यों शुरू होते हैं, बाकी A से क्यों नहीं शुरू होते, तो इसका आंसर भी मैं आपको कंप्यूटर हार्डवेयर वाली चैप्टर में क्लास में दे चुका हूँ, जब मैंने आपको हार्ड डिस्क और फ्लॉपी के बारे में बताया था, याद है कि हार्ड डिस्क जो हमारे कंप्यूटर में लगी हुई है उसके ड्राइव लेटर C से शुरू होते हैं, आगे चलते जाएंगे। और फ्लॉपी डिस्क जो पहले चला करती थी, जो अब मार्केट से ऑब्सोलीट हो गई है यानी गायब हो गई है, उसके लिए A और B दोनों ड्राइव लेटर्स को आज भी रिजर्व यानी आरक्षित रखा हुआ है कंप्यूटर के अंदर। यानी अगर आज के केस में आप कोई कंप्यूटर में फ्लॉपी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फ्लॉपी के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगाना पड़ेगा, जिसका ड्राइव लेटर A आ जाएगा, और दूसरी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव लगाओगे तो B आ जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना है कि A और B दोनों ड्राइव लेटर आर रिजर्व फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव टिल नाउ, आज भी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए आरक्षित हैं। और हार्ड डिस्क के ड्राइव लेटर्स C से शुरू होते हैं, ठीक। अब जिस ड्राइव में आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता कि विंडो ही डालें इसमें, आप लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक, है ना, उबंटू, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक। तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप, है ना, जिस ड्राइव के अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे तो बेटा इसी को है ना प्राइमरी पार्टीशन के नाम से बोल दिया जाता है, नोट कर लीजिए। हम इसको बोलते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में प्राइमरी पार्टीशन, यानी कि प्राइमरी विभाजन, प्राथमिक विभाजन। और अगर एक बार प्राइमरी पार्टीशन में आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल दिया तो फिर इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती। छेड़खानी इन द सेंस कि आप इसको तोड़ नहीं सकते, यानी सी को तोड़ तोड़ के ना दो नहीं बना सकते, दो ड्राइव, या सी को किसी के साथ मर्ज नहीं कर सकते, समझे नहीं। और बाकी के जो ड्राइव आपको दिखाई देते हैं उनको बोल देते हैं बेसिकली लॉजिकल पार्टीशन, लॉजिकल पार्टीशन, नोट कर लीजिए।
हाँ, एक बात और, अगर मान लो आपका कभी मन करे कि है ना इन ड्राइव को तोड़कर, यानी डी, ई और एफ, इन ड्राइव को तोड़कर और भी आपको पार्टीशन करना है जो कि किसी अलग सॉफ्टवेयर की मदद से होगा, तो वो पार्टीशन एक्सटेंडेड पार्टीशन कहलाएगा। जैसे मान लो एफ को तोड़कर आपने दो बना लिए, तो फिर ये दोनों पार्टीशन जो होंगे ये कहलाते हैं एक्सटेंडेड पार्टीशन। एक्सटेंडेड विभाजन। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी यहां पर इस्तेमाल में लाई जाती है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो व्यवस्था बनाते हैं है ना कंप्यूटर में फाइलों को रखने के लिए, वो ऐसे कर लेते हैं कि सबसे पहली वाली ड्राइव में तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल दिया, फिर बाकी जो ड्राइव हैं उनके व्यवस्था ऐसे बना लेते हैं, जैसे डी ड्राइव में फोटोग्राफ रख लेते हैं, ई ड्राइव में वो मूवीज गाने वगैरह रख लेते हैं, और एफ ड्राइव में वो मतलब कंप्यूटर की जो मतलब जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड फाइलें हैं उनको रख लेंगे, है ना। जो इस तरीके का प्रबंधन नहीं करते हैं, मैनेजमेंट नहीं करते हैं, वो जहां मन करता है वहां पर फाइलों को रख देते हैं, और फिर बाद में जब उन्हें किसी फाइल की आवश्यकता पड़ती है तो फिर वो ढूंढते फिरते हैं, कभी यहाँ चेक करेंगे, कभी यहाँ चेक करेंगे, कभी यहाँ चेक करेंगे, कभी यहाँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, है ना। अपने कंप्यूटर में अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनाना चाहिए फाइलों का, कि इस तरीके की फाइलें यहाँ रखी है मैंने, इस तरीके की फाइलें यहाँ रखी हुई हैं। समझ में आ गई बात? तो ये चीजें आप ध्यान रखना। अब कुछ छोटे मोटे से क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नॉलेज बेस है, अगर आंसर याद हो पता हो तो देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या हम अपने कंप्यूटर में एक समय पर एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं? जैसे अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो को किस में डाला है, सी ड्राइव के अंदर डाला है, तो क्या जो बाकी की ड्राइव्स हैं डी, ई और एफ, उनमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जा सकता है? तो क्वेश्चन ये बन गया, क्या हम अपने कंप्यूटर में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या जरूरी होता है कि सी ड्राइव जो सबसे पहली ड्राइव है उसी में ही ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाए? क्या मैं अपने कंप्यूटर में एफ ड्राइव के अंदर या ई ड्राइव के अंदर या डी ड्राइव के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल सकता? चलिए मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या हम अपने कंप्यूटर में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, तो आंसर है हाँ। हम सी ड्राइव में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दें, डी में लाइनेक्स, ई में यूनिक्स और एफ में उबंटू, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, इनको सबको डाल सकते हैं, चारों में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देंगे वो क्या बन जाएगा, वो प्राइमरी पार्टीशन बन जाएगा, यानी उसको फिर छेड़खानी नहीं कर सकते, मतलब उसे तोड़ नहीं सकते या उसे किसी के साथ मर्ज नहीं कर पाएंगे फिर आप, ये कंडीशन बन जाती है। समझ में आ गई बात? अच्छा, ऐसा भी कर सकते हो कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को चारों में डाल सकते हो, जैसे विंडो 11 आपने इसमें डाल दिया, तो डी में भी विंडो 11, डी के अंदर भी विंडो 11 डाल दो, ई में भी विंडो 11, एफ में भी विंडो 11 डाल दो, आपकी मर्जी, ऐसा कर सकते हो। यानी एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को चारों ड्राइव में डाल सकते हो, बट इस बात का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने चारों ड्राइव में डाल रखा है, क्यों, क्या मतलब है भाई? हाँ, विंडोज के अलग अलग वर्जन डालो तो एक अलग बात है, जैसे विंडो 11 इसमें डाल दो, विंडो 10 इसमें डाल दो, विंडो 8 इसमें डाल दो, विंडो 7 इसमें डाल दो, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर सबसे सिंपल सिंपल सी बात कि आप किसी भी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, ठीक है, या हर हर ड्राइव में आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, ऐसा बोल दीजिए, ठीक है। पर ज्यादातर केस में लोग एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के डाल के रखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा था कि क्या जरूरी है कि पहली वाली ड्राइव में ही ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, कहीं भी डाल दो। आप अपने कंप्यूटर में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाहते हैं या डालना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है, इनमें से किसी भी ड्राइव में डाल सकते हो आप, जैसा आपका मन करे। और एक बात और सुन लीजिए, जब अगर आपने अपने कंप्यूटर में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम डाले हुए हैं, जैसे कि यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, तो इनमें से चलता कोई एक ही है, एक बार में चलता कोई एक ही है। जैसे विंडो डाल रखा है, यूनिक्स डाल रखा है, लाइनेक्स डाल रखा है और उबंटू डाल रखा है आपने, तो जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे ना, तब आपको पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप चलाना चाहते हैं, तो वहां हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी यानी रैम है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि चारों ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल कर ले। तो पहले ही पूछ लेंगे इनमें से चारों में से कौन सा चलाना है आपको, आपने कहा मेरे को उबंटू चलाना है, तो उबंटू पे क्लिक कर दो, तो आपके कंप्यूटर की जो मेमोरी रैम है वो सारी की सारी उबंटू को चलाने में यूज हो रही होगी, ठीक है। बाकी जो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनएक्टिव मोड में डले रहेंगे, चुपचाप पड़े रहेंगे वो। तो इस तरीके से
पार्टीशन हमें देखने को मिलता है माई कंप्यूटर के अंदर। नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। समझ आ गया सभी को? चलो, तो माई कंप्यूटर के अंदर है ना आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पर, वो है रिसाइकिल बिन वाला। तो हेडिंग डालिए रिसाइकिल बिन। मुझे ये बताइए रिसाइकिल बिन में है ना क्या पहुंचता है? तो आप बोलेंगे सिंपल सा क्वेश्चन है सर, जिन फाइलों को आप डिलीट करते हैं यानी कि डिलीटेड फाइल्स जितनी भी होंगी वो सारी की सारी रिसाइकिल बिन में पहुंच जाती हैं। कैसे डिलीट करते हैं? दो तरीके हैं। या तो आप किसी भी फाइल पर माउस से राइट क्लिक कीजिए, तो माउस से राइट क्लिक करने से क्या ओपन होता है बताओ? माउस को राइट क्लिक करने से क्या ओपन होता है? किसी फाइल पर माउस से राइट क्लिक करते हैं तो बताइए। किसी भी जैसे फाइल वगैरह पे भी अगर आप माउस से राइट क्लिक करते हैं, या नॉर्मली भी कहिए कि माउस से राइट क्लिक करते हैं, तो आपके सामने जो लिस्ट खुलती है, पहली बात लिस्ट शब्द इस्तेमाल नहीं करते विंडो में, क्या बोलते हैं? मेन्यू। तो उस मेन्यू को कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू के नाम से बोला जाता है। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाई थी जब कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर में मैंने आपको माउस पढ़ाया था, तब भी लिखवाई थी आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर आप किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो फाइल पे क्लिक कर दो माउस से, लेफ्ट क्लिक बटन से, और फिर उसके बाद राइट क्लिक बटन दबाओ, तो आपके सामने कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू खुल के आएगा जिसमें डिलीट का बटन होता है, उस पर क्लिक कर दो। फिर एक छोटी सी विंडो खुलेगी, है ना, उसमें पूछ रहा होता है कि आप फाइल को डिलीट करेंगे, ओके कर दो, फाइल डिलीट हो जाएगी और पहुंच जाएगी रिसाइकिल बिन में। एक बात और ध्यान रखना कि आपके इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में छोटी छोटी जितने भी विंडो खुलती हैं, स्मॉल विंडो, स्मॉल विंडो कहने का क्या मतलब है भाई? स्मॉल विंडो कहने का मतलब ये होता है कि वो छोटी सी विंडो जिसको फुल स्क्रीन पर बड़ा करके नहीं देखा जा सके। ध्यान से सुनना, ज़्यादातर एप्लीकेशन, ज़्यादातर विंडो जो खुलती है ना, उनको सबको आप पूरी स्क्रीन पर फुल स्क्रीन करके देख सकते हो, छोटी भी कर सकते हो, फुल स्क्रीन कर सकते हो। बट कई बार कुछ ऐसी विंडो खुलती है हमारे सामने जो फुल स्क्रीन नहीं हो सकती, जितना साइज उनका आया उतना ही रहता है। उनकी पोजीशन मूव कर सकते हो बट साइज बड़ा नहीं कर सकते। तो ऐसी छोटी छोटी विंडो को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डायलॉग बॉक्स के नाम से बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं? डायलॉग बॉक्स कहते हैं। और इन डायलॉग बॉक्स में जनरली आपको ओके या कैंसिल या फिर येस और नो के बटन भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें डिलीट के केस में देखने को मिलता है कि जब आप फाइल को डिलीट करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा आपके सामने जिसमें लिखा आता है मैसेज कि डू यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, येस और नो। आप कहेंगे येस तो डिलीट हो जाएगी। अब मान लीजिए कि रिसाइकिल बिन में जो डिलीटेड फाइल हैं इनको भी आपने डिलीट कर दिया, यानी कि रिसाइकिल, या ऐसे लिख लो यहां पर, ऐसे लिख लीजिए, रिसाइकिल बिन से भी फाइल को डिलीट करना, यानी अगर आप रिसाइकिल बिन से भी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो इसी बात को है ना बेटा कहा जाता है परमानेंट डिलीट। इसी को कहा जाता है परमानेंट डिलीट, है ना। और परमानेंट डिलीट की अपनी एक शॉर्टकट की भी होती है। क्या होती है? दैट इज शिफ्ट प्लस डिलीट। यानी कि आप किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, मतलब रिसाइकिल बिन में नहीं भेजना चाहते, तो आप पहले ही है ना एक काम कर सकते हो, किसी फाइल पे क्लिक करके शिफ्ट के साथ डिलीट दबा दो, वो फाइल अपने आप परमानेंट डिलीट हो जाएगी। अब बात ये आती है कि हम जब रिसाइकिल बिन में पहुंचते हैं वहां पर डिलीटेड फाइल हमें दिख रही होती हैं, तो क्या वहां से उन फाइलों को वापस लाया जा सकता है? क्योंकि कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने गलती से कोई फाइल डिलीट कर दी हो। तो बेटा यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं डिलीटेड फाइल के साथ। एक तो इसे रीस्टोर करने का ऑप्शन होता है। अगर आप रीस्टोर कर देंगे तो ये फाइल वहीं वापस दिखने लग जाएगी जहां से आपने इसको डिलीट किया है। और या फिर आप यहाँ पर एक बटन आएगा दैट इज डिलीट का, तो यहाँ से भी अगर डिलीट कर दें तो फिर है ना ये परमानेंट डिलीट हो जाएगी।
परमानेंट डिलीट। समझ में आ गई बात? तो मोटा मोटी बात हमें यहाँ पर ये समझ में आ गई कि अगर डिलीटेड फाइल जो रिसाइकिल बिन में आपको दिख रही है उनको रीस्टोर करने का भी ऑप्शन होता है। क्योंकि कई बार कोई फाइल बाय मिस्टेक गलती से डिलीट हो गई हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए गायब ही हो गई, तो वो एक ऑप्शन होना चाहिए कि हम रीस्टोर कर लें, तो वापस वहीं दिख जाएगी जहाँ से डिलीट किया है। और डिलीट कर दोगे रिसाइकिल बिन से भी तो उसी को परमानेंट डिलीट कह देते हैं। ठीक है, रिसाइकिल बिन से भी फाइल को डिलीट करना वो परमानेंट डिलीट कहलाता है, जिसकी अपनी एक शॉर्टकट की भी है, शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मान लो आपने किसी फाइल को परमानेंट डिलीट कर दिया, परमानेंट डिलीटेड फाइल यानी कि डिलीट हो चुकी है परमानेंट, क्या इस फाइल को वापस लाया जा सकता है? क्योंकि देखो डिलीट की गई फाइल को तो रीस्टोर करके वापस ला सकते हैं, हम परमानेंट डिलीटेड फाइल को वापस ला सकते हैं? वापस लाया, वापस ला सकते हैं क्या? तो बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी हाँ, ला सकते हैं। और उसी को है ना डेटा रिकवरी के नाम से बोल दिया जाता है। नोट कर लीजिए, डेटा रिकवरी। यानी अगर आपकी कोई फाइल परमानेंट डिलीट हो गई है और वो फाइल मान लो आपने, जरूरी नहीं है अभी डिलीट की हो, परमानेंट डिलीट की हो, अगर आपने 6 महीने पहले भी कोई परमानेंट डिलीट की है फाइल, वो भी वापस आ जाती है, तो उसी को हम डाटा रिकवरी के नाम से बोलते हैं। इसके लिए हमें अलग से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक सॉफ्टवेयर का नाम मैं लिख रहा हूँ, ईज अस सॉफ्टवेयर, ये आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। ये सब्सक्रिप्शन बेस होता है, मतलब आपको इसमें पैसे पे करने पड़ेंगे तभी इस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर पाएंगे। फिर उसके बाद आपको डाटा रिकवरी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर खरीद लें और आपको आता है नहीं कुछ भी, तो अभी वो पैसे बर्बाद चले जाएंगे। तो पहले तो आप इन सॉफ्टवेयर्स को, जिनको डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है, इनको परचेज कीजिए। फिर उसके बाद आपको डाटा रिकवरी आनी चाहिए, तब जाके है ना आपकी फाइलें जो परमानेंट डिलीट हो चुकी हैं उनको भी आज भी वापस ला सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए। मैं अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। देखो, हमारे कंप्यूटर में जो भी कभी फाइल बनती है ना, वो परमानेंट डिलीट कभी नहीं होती, कभी परमानेंट डिलीट नहीं होती, कंप्यूटर के अंदर ही होती है। इस बात को ऐसे समझ लो, जैसे है ना आपके घर में कोई सामान रखा हो, जैसे आपकी कोई घड़ी है कहीं रखी हुई थी, आपको पता है ना कि जब मैं कमरे में अंदर एंटर करूंगा तो मेरी घड़ी कहाँ पर मिलेगी। यानी आपकी जो मेमोरी है ना उसमें एग्जैक्टली ये इन्फॉर्मेशन है कि रिस्ट वॉच या घड़ी कहाँ पर है ना। अब सुनना, आप कमरे से बाहर गए, इतने में ही किसी ने ना उस घड़ी के ऊपर एक कपड़ा रख दिया, छुपा दिया उसको। तो जब आप कमरे के अंदर आते हैं ना, आप ढूंढ रहे हैं यार यहाँ रखी हुई थी, यहाँ तो कोई कपड़ा रखा हुआ, यहाँ तो घड़ी नहीं है, कहाँ चली गई यार, कहाँ मिल नहीं रही। इसको बोलते हैं डिलीट करना। मतलब फाइल को वहां से दिखाना बंद कर दिया है, बट फाइल अभी भी वहीं पर है। यही होता है डिलीट करना। जैसे किसी फाइल को मैंने डिलीट कर दिया तो वो दिखना बंद हो जाती है ना जहां पर थी, है ना, बट होती वहीं पर है, दिख नहीं रही होती है बस। तभी तो हमें ऑप्शन दिया जाता है रीस्टोर का। यानी कि अगर कोई आके ये बोलने लगे चलो कमरे से बाहर जाओ, मैं उस घड़ी को ढूंढ ढूंढ के बता दूंगा, तो जिसने मान लो घड़ी छुपाई है ना, वही क्या करेगा, घड़ी के ऊपर से कपड़ा हटा दे और फिर बोले आ जाओ देख लो भाई घड़ी कहाँ पर है आपकी। बोला हाँ यही रखी हुई है, मतलब आपने उस फाइल को रीस्टोर कर दिया है, फिर दिखा दिया। तो ये ध्यान रखो कि आपकी कोई घड़ी थी, आपकी मेमोरी में पता है कि हाँ जी घड़ी कहाँ पर रखी है, ये तो नॉर्मल केस हो गया। अगर आप है ना आते हैं रूम के अंदर, कमरे के अंदर, और घड़ी को किसी ने छुपा रखा है कपड़े से, अब आप ढूंढ रहे हो दिख नहीं रही जबकि घड़ी वहीं पर है, यह है डिलीट वाला ऑप्शन। और अब सुनो, जैसे ही आप है ना कमरे से बाहर गए, किसी ने ना घड़ी के ऊपर कपड़ा रख दिया, उसे छुपा दिया, और दरवाजे पे भी है ना, या दरवाजे के पास है ना कोई डंडा लेके खड़ा हो गया है, आप आने वाले हो, और जैसे ही आप आए आपके सिर पे जोर से मार दिया डंडा, यानी आपकी मेमोरी भी लॉस कर दी उसने। अब घड़ी आपके रूम में ही है, हाँ, छुपी हुई है, हाँ, बट आपकी मेमोरी से वो एड्रेस खत्म हो गया, आपको पता ही नहीं है कि घड़ी नाम की कोई चीज थी। और इसी मेमोरी को वापस लाने के तरीके को ही डाटा रिकवरी के नाम से बोला जाता है। ये उसी तरीके का केस है जैसे आपने तेरे नाम मूवी देखी होगी सलमान खान वाली, तो जब उसकी मेमोरी चली जाती है, भूल जाता है सब कुछ, तो फिर उसको शरीफपुर धाम ले जाया जाता है उसकी मेमोरी वापस लाने के लिए, यानी कि उसकी डाटा रिकवरी के लिए उसे आश्रम ले जाया जाता है और फिर उसकी मेमोरी वापस आ भी जाती है। तो जिन हथकंडों से उसकी मेमोरी को वापस लाया गया उन्हीं को ही डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, अगली क्लास में मिलूंगा और इसके आगे के टेक्निकल पॉइंट को बताऊंगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है जी।
कोई डाउट है तो फटाफट जल्दी से पूछिए, नहीं तो मिलेंगे अगली क्लास में। चलिए, तो जैसा कि किसी का कोई डाउट नहीं है तो अगली क्लास में मिलेंगे और इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और जाते जाते यही बोलूँगा मैं आपको, एक बच्चे का डाउट है सर मेरा कंप्यूटर हैंग कर रहा है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, एक कारण नहीं होता है। वायरस की वजह से भी हो सकता है, मेमोरी कम होने की वजह से भी हो सकता है, आपका कंप्यूटर आउटडेटेड है, बहुत साल पुराना है, ये भी वजह हो सकती है ना। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नया डाल लिया है, कंप्यूटर पुराना है, ये भी कारण हो सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई है, जबकि आजकल एसएसडी का ज़माना चल रहा है, उसके कारण भी हैंग हो रहा होगा या स्लो चल रहा होगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि हमारे कंप्यूटर का स्लो चलना या हैंग करते रहना, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, एक एक करके सारी पॉसिबिलिटी को हम चेक करते जाते हैं, तभी पता चलता है कि क्या रीज़न है और फिर ठीक हुआ नहीं हुआ। जैसे हमारा कंप्यूटर हैंग कर रहा है, बार बार अटक रहा है, बार बार, तो सबसे पहले ये चेक करो कि हमारे कंप्यूटर में वो हार्डवेयर हैं आज की डेट के हिसाब से, यानी आज की डेट के हिसाब से जो मेमोरी चाहिए, जैसे 8 GB रैम कम से कम आज के ज़माने में चल रही है, क्या है? क्या हमारे कंप्यूटर में Core i3 Core i5 प्रोसेसर है? क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि अगर आप ज़माना, वो वाली बात होती है ना कि ज़माना तो आज शहरों वाला है और आप किसी गांव के आदमी को लेकर घूम रहे हैं वहां पर, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उसको भी उसी लेवल का बनाना पड़ेगा। डे बाई डे हमारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो हैवी होते जाते हैं, और कंप्यूटर जो है वो पुराने वाले हैं, पुराने हार्डवेयर हैं, पुराने कम पावर के हैं, तो वो नए सॉफ्टवेयर को हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं बस। समझ रहे हैं? तो एक एक करके चीज़ों को देखिए, रैम को चेक करवाओ, है ना, और हार्ड डिस्क की जगह ना एसएसडी लगवा के देखो, या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा से डाल के देखो, कई सारे हो सकते हैं। हाँ, मेरी जितनी भी फाइल है ना सब टेलीग्राम चैनल पर हैं, है ना। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ सब तभी से, है ना, सारे बच्चों को, जब से ऑनलाइन टीचिंग करना शुरू किया है मैंने, सारे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं मेरे, और सारी फाइलें इजीली मिल जाती हैं। अभी टेलीग्राम सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है। अगर आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम नहीं है, मतलब इंस्टाग्राम है, तो उसे डिलीट कर दो, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, टेलीग्राम से फ़ायदा मिलेगा। तो टेलीग्राम को डाउनलोड करके रखिए और सारी फाइलों को वहाँ लेते रहिए। कल अगर आपका बैच भी ख़त्म हो जाएगा और आपको 1 साल बाद भी अगर कंप्यूटर की किसी फाइल की एमसीक्यूज़ की पीडीएफ चाहिए होगी या नोट्स चाहिए होंगे, तो आपको वहाँ मिलते रहेंगे, आपको बैच लेने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो एक अलग बात है, जब टेलीग्राम ख़त्म हो जाए, मान लो हमारे इंडिया से बैन हो जाए या ना रहे, तब है ना कोई दूसरा ऑप्शन दे देंगे आपको, पर जुड़े रहेंगे आपसे। ठीक है जी, तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।